नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चलते फिरते जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदर्श देश कैसा होना चाहिए, जहां सबको काम मिले, सबको न्याय मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही कल्याणकारी राज्य का सपना देखा था और इसे नाम दिया राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। सबसे पहले हम इसके बेसिक फैक्ट्स जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इसका ये मुख्य उद्देश्य था कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और ये हमने आयरलैंड संविधान से लिया है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे मूलभूत अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो हमने USA से लिया थे। और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों ये भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रेजेंट है। इसकी प्रकृति ये कि ये गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिकेबल है, यानी इनके उल्लंघन पर आप अदालत नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल मतलब कि इसका अगर उल्लंघन हुआ, सरकार द्वारा हुआ या फिर किसी और के द्वारा, तो आप इसके न्याय के लिए अदालत नहीं जा सकते। जबकि हमारे मौलिक अधिकार में यह जस्टिकेबल था कि अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन अगर सरकार या कोई भी आदमी या कोई भी सरकार द्वारा उल्लंघन किया जाए तो आप उसके लिए न्याय मांगने के लिए अदालत में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन जस्टिकेबल है, यहाँ पे आप अदालत नहीं जा सकते, वो अधिकार आपको नहीं मिला है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और इसमें अनुच्छेद का विवरण होता है 36 से लेके 51 तक। यहाँ पे डिटेल्स मतलब ये अनुच्छेद यहाँ पे 36 से लेकर 51 तक मौजूद है। ये यहाँ पे हम सिर्फ ओवरलुक करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है और आगे एक एक करके हम उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, वही जो अनुच्छेद 12 में दिए गए थे वही एज इट इज़ यहाँ पे है। अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मौलिक है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 39 संसाधनों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और शोषण से सुरक्षा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था, ये इसमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल। अनुच्छेद 46 SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाना यानी कि शराबबंदी इसके ही तहत आती है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गोहत्या पर रोक का प्रयास, ये अनुच्छेद से ही लगाया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को
बढ़ावा देना। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक यहाँ पे हमें पढ़ना है और इसके डिटेल्स अभी सब एक एक करके देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 36 से। अनुच्छेद 36 बताता है, इसमें राज्य की परिभाषा आती है जो अनुच्छेद 12 में है। यह राज्य शब्द का अर्थ वही है जो भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं, जैसे कि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें, नगर पालिकाएँ और वे सभी संस्थाएं शामिल है जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करती है। मतलब जब सभी संस्थाएं जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के द्वारा बनाई गई है, वो सभी इसमें शामिल है। ये अनुच्छेद 36 बताता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि ये तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए मौलिक है। इसका मतलब अगर यदि सरकार नीति निदेशक तत्वों जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से उम्र के कम बच्चों के लिए शैक्षणिक और उसका संरक्षण, ऐसे सब लोगों का मतलब ऐसे सब कार्य के लिए ये लागू नहीं करते हैं, मतलब तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि जो हमारे अधिकार है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतों का संगठन, जैसे में अभी हमने उदाहरण लिए हैं, अगर उसके खिलाफ कोई उल्लंघन करे या उसका पालन ना करे या उसके जैसे लिखा हुआ है वैसे सरकार के द्वारा ना हो, आपके लिए वैसे सेवाएं देने ना हो, तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। वो अधिकार हमें न्यायालय ने यानी कि सरकार ने नहीं दिए हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। ये अनुच्छेद 37 के तहत आता है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। यानी कि इसमें बताए अनुच्छेद 38(1) में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 38(2) असमानताओं को कम करना। यह हिस्सा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार राज्य विशेष रूप से आय यानी कि इनकम की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में रहने लगे हुए लोगों को समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये इसके तहत अनुच्छेद 38 के तहत ये आता है। अनुच्छेद 39 संस्थानों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और शोषण से सुरक्षा। यानी कि यहाँ पे जो संसाधन मतलब सबको समान वितरण होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि एक जगह पे आप महिला और पुरुषों दोनों के लिए कार्य पे रख रहे हैं, लेकिन महिला को कम वेतन दिया जा रहा है क्योंकि उनकी कार्य करने की क्षमता ऑब्वियसली पुरुषों से थोड़ी कम होती है, सो उसको कम वेतन दिया जाएगा और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, ये अनुच्छेद 39 में बताया है। और शोषण से भी सुरक्षा इसी अनुच्छेद के तहत आती है। सो इसके एक एक करके डिटेल्स है। 39A आजीविका के साधन, यानी कि राज्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों पुरुष और महिला को जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार हो। मतलब जीवन जीने के लिए दोनों को भी, उसमें जेंडर का भेदभाव ना करते हुए सभी को यानी कि पुरुष और महिला को दोनों को समान साधन प्राप्त करेंगे, ये समान अधिकार इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट 39B संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि देश के भौतिक संसाधनों जैसे जमीन, खनिज यदि का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा जाए कि उससे सामूहिक ही यानी कि पब्लिक गुड सबसे अच्छी तरह पूरा हो सके। मतलब सभी संसाधन जैसे ज़मीन वगैरह वो समान हिस्सों में समान उनका वितरण होना चाहिए। सो इससे क्या होगा, सामूहिक हित यानी कि पब्लिक गुड सबसे अच्छी तरह पूरा हो सके। नेक्स्ट
धन का संकेंद्रण रोकना, यानी कि आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चले कि धन और उत्पादन के साधनों का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। मतलब जो धन और उत्पादन के जो साधन हैं वो ऐसे लिमिटेड हाथों में ना रहे, मतलब केंद्रीकरण कॉन्सेंट्रेशन ना हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। ऑब्वियसली जिन लिमिटेड हाथों में होंगे, जिन लिमिटेड लोगों के पास इसका संकृदन करना होगा, तो वो उनका ही सोचेंगे, ना कि सब हमारे समाज का। तो इसका यहाँ पे संकृदन रोकने का ये अनुच्छेद बताया है 39C। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे मैंने बताया था कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक ही जैसे काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यह लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो समान, जहाँ पे एक जैसे अगर एक कंपनी में 2 इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं और उनकी पोस्ट भी सेम है, तो उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग वो फीमेल है या मेल है, ये जेंडर मैटर न करते हुए दोनों को समान सैलरी देनी चाहिए। ऐसा इस 39D में बताया गया है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, जेंडर इक्वलिटी, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। 39E श्रमिकों और बच्चों का स्वास्थ्य। श्रमिकों, इनमें पुरुष और महिला दोनों आती है, उनके स्वास्थ्य के लिए और शक्ति का तथा बच्चों को कोमल उम्र का दुरुपयोग ना हो। मतलब जो पुरुष और महिला है जो काम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य और उनके शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाए, तथा बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग ना हो, यानी कि कम उम्र के बच्चों को काम पे ना रखा जाए। किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसे काम में न जाना पड़े जो उसकी उम्र या ताकत से अनुकूल ना हो। मतलब कि अगर उम्र के हिसाब से अगर उनको ऐसे श्रमिक काम दिए गए हैं, ऐसी घटना ना घड़े, सो इसके लिए 39E लिखा गया है। यानी कि श्रमिकों और बच्चों का स्वास्थ्य यहाँ पे मैटर करता है। उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनके कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि उनके स्वास्थ्य के अनुसार उनको कार्य दिए जाए और दिए जा सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा बताया है। 39F बच्चों का विकास। बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने का अवसर और सुविधाएं दिए जाए। उन्हें शोषण यानी कि एक्सप्लोटेशंस और नैतिक व भौतिक परित्याग से बचाया जाए। मतलब स्वातंत्र्य और सम्मान की स्थिति के साथ उनका विकास होना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है कि बच्चों का विकास एक स्वस्थ और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति के साथ होना चाहिए। उन्हें शोषण और नैतिक व भौतिक परित्याग से बचाया जा सके, इसके लिए ये आर्टिकल 39F है। सो ये बच्चों का विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 39A, ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बताता है। यह अनुच्छेद राज्य यानी कि सरकार को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समान न्याय इक्वल जस्टिस देश की कानूनी व्यवस्था इस तरह काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय मिल सके। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। मतलब यहाँ पे भी वही है कि लिंग, जाति, धर्म, इसके आधार पर भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर समान राज्य में मिलना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग मतलब सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसकी जाति उच्च है और इसकी कम है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अवसर मिले। सो ऐसा ना हो, इसलिए ये समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता अनुच्छेद 39A में लिखाई है। तो मुफ्त कानूनी सहायता राज्य उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से उन नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं जो गरीब, आर्थिक तंगी या किसी अन्य अक्षमता के कारण वकील नहीं कर सकते या अदालत की कार्यवाही का खर्च नहीं उठा सकते। सो जो गरीब लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति को देख के यह मुफ्त कानूनी सहायता इस अनुच्छेद के तहत दी गई है, जो कि वो उनके अक्षमता के कारण वकील नहीं हायर कर सकते, उनके लिए ये है।
सो यहाँ सरकार ने उनको कानूनी सहायता देने का प्रदान किया है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इस अनुच्छेद का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि गरीब के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। मतलब अगर वो गरीब है, वकील नहीं हायर कर सकता है, तो उनको न्याय ना मिले, ऐसा सरकार नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने इस अनुच्छेद के तहत गरीबों को भी उनका न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए ये मुफ्त कानूनी सहायता यहाँ पे ली है। और अमीर और गरीब दोनों को कानून के सामने बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये अनुच्छेद 40 ये 73 संशोधन में ली गई है 1992 में। यहाँ पे ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देती है। इसकी परिभाषा है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। मतलब ग्राम पंचायती का संगठन उनका जो ग्रामीण भाग है उनके लिए उनकी सेल्फ गवर्नमेंट हो, ये उद्देश्य इस अनुच्छेद का है, ताकि वो उनके कार्य करने के लिए सक्षम बने और उनको किसी की आवश्यकता ना हो। तो अपने कार्य अपने ग्रामीण भाग में यानी कि अपने ग्रामीण विकास करने के लिए ये सेल्फ गवर्नमेंट का संगठन करना यानी कि ग्राम पंचायती का संगठन करना इस अनुच्छेद में दिया गया है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने पर आधारित है। जैसे कि गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और असली लोकतंत्र की शुरुआत नीचे गांव से ही होना चाहिए। सो इसका दर्जा था कि शुरुआत में यह केवल एक निर्देश था, लेकिन 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायत राज को एक कानूनी और संवैधानिक रूप दिया गया है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से संविधान संशोधन में ये ग्राम पंचायतों का संगठन लिया गया है, तो ये ध्यान में रखना है। 73 था और कब हुआ था? 1992 में। इसका उद्देश्य था कि इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि ग्रामीण लोग अपने विकास के निर्णय स्वयं ले सके। ये भी मैंने बताया था कि ग्रामीण लोग अपने निर्णय स्वयं ले सके, उनको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। सो पंचायती राज की संरचना यहाँ इसमें ही की गई है उन्होंने। 73 संशोधन के बाद अनुच्छेद 40 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर व्यवस्था लागू की थी। उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इनके भी संगठन किया था, इनकी भी पुनर्रचना की थी, पुनर्रचना नहीं। सो ये यहाँ पे 3 टायर्स ध्यान में रखना है। पहला है ग्राम पंचायत यानी कि गांव स्तर पर, पंचायत समिति मंडल स्तर पर बनाई जाती है, जिला परिषद ये जिला स्तर पर बनाई जाती है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। सो इसके अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। जैसे कि काम पाने का अधिकार, सबको काम पाने का अधिकार है। राज्य ये सुनिश्चित करता है कि कोशिश करेगा कि नागरिकों के पास रोजगार के अवसर हो, हर एक नागरिकों को रोजगार मिले, ये सरकार का यहाँ पे कोशिश है। शिक्षा पाने का अधिकार, सभी को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना, ये इसके ही तहत आते हैं। सार्वजनिक सहायता यानी कि पब्लिक असिस्टेंस, कुछ विशेष स्थितियों में राज्य द्वारा मदद प्रदान करना, जैसे कि बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सरकार ऐसी कोशिश करेगा कि सबको जॉब प्रोवाइड कर सके। बूढ़ापा यानी कि ओल्ड एज बूढ़ापा वाले जो बुढ़ापे में है, जो लोग काम वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए भी कुछ करने का सरकार सोचेगा, यहाँ पे प्रयास करेगा। बीमारी यानी कि सिकनेस, बीमारी के ऊपर भी
सरकार द्वारा जो किया जा सके स्वास्थ्य बनाने के लिए और बीमारी से दूर रखने के लिए जो कुछ विशेष स्थितियों में मदद किए जा सके वो सरकार करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा। निशक्तता और विकलांगता यानी कि डिसेबलिमेंट, सो इसके लिए भी सरकार कुछ करेगा यानी कि मदद करेगा, ये इसमें बताया गया है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि कल्याणकारी राज्य, यह अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम है जहां सरकार कमज़ोर वर्गों को ध्यान रखती है। ऑब्वियसली अगर हमारे देश को कल्याणकारी राज्य बनाना है तो सरकार को ऐसे कमज़ोर वर्गों पे ही ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको डेवलप करके, अगर उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधार कर उनको भी समान इसमें लेके आए तो हमारे देश को कल्याणकारी बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ये कमज़ोर वर्गों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल 42, कार्य की न्यायसंगत दशाएं और प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी लीव। सो यहाँ पे ऐसा बताए कि जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ का वातावरण सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। कार्य की न्यायसंगत दशाएं मतलब जहाँ पे भी लोग काम करते हैं उनके काम करने के जो ठिकाने हैं, वो जो स्थाने हैं, वो हो उस वहाँ का वातावरण सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। और प्रसूति सहायता मैटरनिटी लीव यानी कि कामकाजी जो महिलाएं काम करती है और उनके लिए गर्भावस्था के दौरान और बच्चों को जन्म देने के बाद विशेष अवकाश और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए यानी कि मैटरनिटी रिलीफ। काम के दौरान भी उनको चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए और बच्चों को जन्म देने के बाद भी उनकी व्यवस्था की सुरक्षा करनी चाहिए, ये इसमें बताया है। मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 39। निर्वाह मजदूरी मतलब लिविंग वेज, सभी श्रमिकों कृषि औद्योगिक या अन्य इतनी मजदूरी मिले जिससे वो न केवल जीवित रह सके बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। मतलब इनको उनके काम के अकॉर्डिंग उतनी तो मजदूरी मिल सके कि सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं, लेकिन उनकी कुछ बेसिक्स नीड्स है जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनके लिए भी उनकी जो पेमेंट उनको मिलती है वो उनको यूज़फुल रहे। उचित जीवन स्तर यानी कि काम की ऐसी स्थितियाँ हो जो एक शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का आनंद लेने का अवसर प्रदान करे। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, राज्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये इसमें बताया है। उसका महत्वपूर्ण संशोधन था अनुच्छेद 43A और 43B। 43A बताए 42 संशोधन 1976, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, इनको सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43B 97 संशोधन 2011 में किया था। सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा दे। मतलब ये अनुच्छेद के तहत उन्होंने जो मजदूर लोग हैं उनको उद्योग में शामिल किया, जो बड़े उद्योग है जैसे कि कुटीर उद्योग वगैरह, उन्होंने उनमें शामिल किया गया। और सेकंड की सहकारी समितियों यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको प्रोत्साहन दिया गया। ये इसमें बताया है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली सहकारी समिति ये नगर जिले में हुई थी, जो हमारे शुगर फैक्ट्रीज होती है, ये पहली शुगर फैक्ट्री नगर में हुई थी, जो सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी हम उनको बोलते हैं। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पहली शुगर फैक्ट्री ये नगर जिले में स्थापित की थी, ये इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 44,
समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि अक्सर विभिन्न पर्सनल लॉ में लैंगिक असमानता देखी जाती है। सो यही उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षण करना, जो महिलाओं के अधिकार है उनके रक्षण करना, वो अधिकार कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ही ऐसे सेक्टर्स है कि जहाँ पे असमानता देखी जाती है। उदार बौद्धिक सिद्धांत, यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों को उदार बौद्धिक यानी कि लाइबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अभी इसमें यह अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, इसलिए यह सरकारों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है बल्कि एक लक्ष्य है। मतलब सरकार को ये करना ही चाहिए, ऐसा उनके ऊपर दबाव नहीं है क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। ये सिर्फ उनको अपने राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए, उस मार्ग के लिए ये उन्होंने लक्ष्य रखा है कि कल्याणकारी अगर बनाना हो तो ये लक्ष्य उनको साधने हैं ताकि कल्याणकारी योजना बनाने में उनको मदद हो। लेकिन ऐसे हम अनिवार्य नहीं है कि उनको ये करना ही है। तो जैसे अगर सरकार के पास जो मतलब उनके अकॉर्डिंग उनके लिए उसकी सुविधाएं वगैरह है वो कर सकते हैं तो वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सो ये यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ सरकार का लक्ष्य है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल। जो बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके लिए फ्री में शिक्षा और उनकी देखभाल की करे, ये ऐसे सरकार का लक्ष्य है। सो इसके लिए सरकार प्रयास कर रहा है, ये अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद 46, SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। जैसे कि हमने बताया था कि ये संविधान संशोधन याद कहाँ पे थे यार, आई थिंक 103 में है, कंफर्म करके बताऊंगी मैं इसका। 103 में इसका SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों का संरक्षण के लिए, मतलब हाँ उनको संरक्षण है। सो ये अनुच्छेद 46 में बताया कि जो इसमें कम वर्गीय लोग हैं जैसे कि SC और ST, उनको कमज़ोर ना, ये कमज़ोर वर्ग है और उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों में संरक्षण दिया गया है। आरक्षण भी मिलता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में भी उनको आरक्षण है और कई शैक्षणिक और एग्ज़ाम्स में भी उनको आरक्षण है, ये अनुच्छेद 46 में बताया गया है। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर, न्यूट्रिएंट लेवल और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों से ये मानेगा। मतलब हमारे राज्य का न्यूट्रिशन लेवल और उनके जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनमें कैसे सुधार किया जा सके और कैसे उनको सुधारने में क्या करना चाहिए, ये सब इसमें अनुच्छेद 47 में आता है। ये सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा, ऐसा सरकार का कहना है। अभी इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? पोषण और स्वास्थ्य, यानी कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के खाने पीने की गुणवत्ता यानी कि न्यूट्रिशंस में सुधार करे और बीमारियों को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं को बेहतर बनाए। मादक पदार्थों पर प्रतिबंधन, यानी कि अनुच्छेद 47 विशेष रूप से निर्देश देता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय यानी कि शराब और नशीली दवाएं, ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे। जैसे कि हमने बताया कि जो डेंजरस ड्रग्स और बेवरेजेस होते हैं उन पे रोक लगाए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर मेडिकल कंडीशन हो, मेडिकल कंडीशन के लिए उनकी ज़रूरत रही तो वो यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन है सिर्फ मेडिकल कंडीशन में। अब मेडिकल कंडीशन में आप मेडिसिन के लिए ये ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी वेटेज होता है कि इतना ही ड्रग्स इतने के लिए यूज़ होना चाहिए। सो मेडिकल कंडीशन के लिए ये एक्सेप्शन है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, यहाँ पे ही गौ हत्या पर रोक का प्रयास इस अनुच्छेद के तहत ही आता है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और इसका प्रमुख प्रावधान है कि खेती के तरीकों में सुधार करना और नई तकनीक का उपयोग करने का उत्पादन बढ़ाना। जैसे कि हमको सब पता है कि भारत हमारे कृषि प्रधान देश है, सो जो खेतियों के लिए जो यूज़फुल रहेगा उनके लिए सरकार काम करेगा, जैसे कि खेती के तरीकों में सुधार करना और नई तकनीक का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाए। कैसे नई तकनीक को लेके उत्पादन बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर सरकार ध्यान देगा। सो ये अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अभी इसके नस्ल सुधार यानी कि इम्प्रूविंग ब्रीड्स क्या है, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू यानी कि मिल्की एनिमल्स दैट इज मिल्क चेस तथा वाहक मवेशिकों की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाना। पशु वध पर रोक यानी कि प्रोहिबिशंस ऑफ स्लजिस्टर, यह अनुच्छेद राज्यों को निर्देश देता है कि वह गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण, 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक और महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे जोड़ा गया है कि जिसे अनुच्छेद 48 कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना तथा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना। सो पर्यावरण संरक्षण इसमें आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना ये भी हमारा ही कर्तव्य है, ऐसे मान के हम उसके सुधार करने की कोशिश करेंगे और यही सरकार का यहाँ पे लक्ष्य है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रीय महत्व वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु की रक्षा करे, जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत घोषित किया गया है। जैसे कि हमारे राज्य की स्थानों का संरक्षण, फॉर एग्जाम्पल जैसे ताजमहल है, अजिंठा वेरूल की लेनियाँ हैं, वहाँ पे ये स्थानों की रक्षा करने का सरकार को एक सरकार की कोशिश है और सरकार इस पे कानून बना सकते हैं कि अगर उसका संरक्षण या उसके स्थानों पर कोई गलत चीज़ें हो गई तो वहाँ पे कानून में आ सकते, उनको कानून की हिरासत में ले जा सकता है। सो यह कहता है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रीय महत्व वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु की रक्षा करे जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत घोषित किया गया है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक यानी कि सेपरेट करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो हमारे कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग हो, वो सेपरेट रहे, इसके लिए राज्य यहाँ पे कदम उठाएगा। सरल शब्दों में कहे जाए कि इसका मतलब सरकारी कामकाज देखने वाली शाखा और न्याय देने वाली शाखा एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, ये एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, ये दोनों सेपरेट है, तो इनके कामकाज भी सेपरेट ही होने चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। सो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिसरी, यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश बिना किसी राजनीतिक दबाव या सरकार के हस्तक्षेप के स्वतंत्र पर रूप से निर्णय ले सके। सो इसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर किसी को न्याय देना है, न्यायालय अदालत में गया तो उसके ऊपर जो न्यायालय है उसके ऊपर सरकार का दबाव नहीं आना चाहिए कि आपको ये निर्णय देना है या नहीं देना है। इसके लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका सेपरेट रखनी है। सो शक्तियों का पृथक्करण, यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि यदि न्याय करने की शक्ति और कानून लागू करने की शक्ति एक ही व्यक्ति या संस्था के पास होगी तो निरंकुशता यानी डिक्टेटरशिप का खतरा बढ़ जाएगा। सो पहले जिला स्तर पर प्रशासकीय अधिकारों जैसे डीएम या कलेक्टर के पास न्यायिक शक्तियाँ भी होती थी। अनुच्छेद 50 के निर्देशानुसार अब न्यायिक कार्य पूरी तरह से न्यायिक अधिकारों द्वारा किए जाते हैं। मतलब पहले थे कि जो डीएम और कलेक्टर थे जिला के,
वो न्यायिक शक्तियाँ भी, उनके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होते थे, मतलब वो न्याय ले सकते थे, यानी कि किसी के ऊपर निर्णय दे सकते थे कि हाँ उसने ये किया है कि वह, क्योंकि मतलब ये कलेक्टर ही डिसाइड करता था कि किसको क्या न्याय, मतलब किसके ऊपर क्या न्याय लेना है, ये कलेक्टर डिसाइड करता था। लेकिन अभी अनुच्छेद 50 के निर्देशानुसार अब न्यायिक कार्य पूरी तरह से न्यायिक अधिकारों के द्वारा की जाती है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होती है। मतलब जो न्यायिक अधिकार है वो न्यायिक कार्यालय से ही होगी, उसके लिए हाई कोर्ट के नियंत्रण में होती है। सो कार्यपालिका और न्यायपालिका सेपरेट होनी चाहिए, ये यहाँ का उद्देश्य है और इसमें ये अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांतता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके तहत राज्यों को 4 प्रमुख निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध, राज्य अलग अलग देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। ये इस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों यानी कि इंटरनेशनल लॉ और संधियों के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहिए। मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा यानी कि आर्बिट्रेशंस, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के युद्ध को बजाय मध्यस्थता और आपसी बातचीत के लिए जरिए सुलझाने को प्रोत्साहन देना, ये इसके उद्देश्य है, ये यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सो आज हमने यहाँ पे सब 36 से लेके 51 के अनुच्छेद की पूरी डिटेल्स जानकारी ली है, जो नीति तत्वों में आते हैं, हमारे भारतीय संविधान की नीति तत्वों में आते हैं। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार देखे थे, जो 12 से लेके 35 तक हमने उसमें भी लिए थे, उसके ऊपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने की थी। और आज नीति तत्वों को पूरे डिटेल्स के साथ हमने अनुच्छेद 36 के लेके 36 के से लेके 51 तक यहाँ पे पूरे डिटेल्स के साथ उनकी जानकारी ली है। सो अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी बनाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर के सभी क्वेश्चंस कवर करने की मैं कोशिश करूंगी, ताकि आपकी इस टॉपिक पे पूरी रिवीजन हो जाए और आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और उम्मीद करती हूँ कि किसी भी इसके ऊपर का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। सो अभी ये ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल है, आपको भी पता है कि कैसे ध्यान रखें, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एक ट्रिक के साथ आपको समझने में और ध्यान रखने में आसानी हो। सो देखते शॉर्ट एक स्टोरी की जैसे एक ट्रिक यहाँ पे मैंने लेके आई हूँ, ताकि आपको यूज़फुल रहे। कल्पना कीजिए कि आप एक देश बना रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करना है कि आप यहाँ पे एक देश बना रहे हैं। सो देश जब बनाने जाओगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, तो सबसे पहले आप पंचायत बनाओगे, फिर लोगों को काम और शिक्षा देंगे। पंचायत बनाएंगे, उसके बाद जैसे कि एक स्कूल टाइप, मतलब हाँ, उसमें काम और शिक्षा देंगे। काम करने की जगह मानवीय होनी चाहिए। देश बना रहे हो तो देश में पंचायत बनेगी, फिर उसमें उन लोगों को काम और शिक्षा आप देंगे, फिर जहाँ पे वो काम कर रहे उनकी वो जगह सुरक्षित है कि नहीं वो देखेंगे, मतलब जगह मानवीय होनी चाहिए। फिर उन्हें अच्छी मजदूरी देंगे, सबके लिए एक जैसा कानून लगाएंगे। जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे पंचायत बनाएंगे वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों साथ में रहेंगे, तो एक जैसा उनके लिए कानून लगाएंगे, ये 44 के तहत आता है। फिर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे, बच्चों भी रहेंगे पंचायत में, तो बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देंगे, 45 में आता है। SC ST और कमज़ोर वर्गों की मदद करेंगे, वो 46 में आता है। फिर उनकी हेल्थ और खाने पीने का ख्याल रखेंगे, सबकी हेल्थ और खाने पीने का ख्याल रखेंगे, 47 में आता है। खेती और पर्यावरण बचाएंगे, 48 में आता है। पुरानी इमारतों की रक्षा करेंगे, यानी कि 49 में हमने क्या बताया था कि हमारे सार्वजनिक स्थानों की हम रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे पुरानी इमारतें जो भी होंगी उनकी रक्षा करेंगे। जज और अफसरों के अलग अलग रखेंगे, जैसे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका उनको सेपरेट रखेंगे। यहाँ पे जो न्याय करने वाले उनको अलग रखेंगे और जो ऑफिसर्स होंगे उनको अलग रखेंगे। और अंत में पूरी दुनिया में शांति फैलाएंगे। सो ये इसका उद्देश्य है। आई होप कि इस ट्रिक के द्वारा आप सब याद रख पाएंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताना अच्छी है, क्या सुधार करना है, क्या सुधार मैं
कर सकती हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो में आपको ऑन टाइम आपको मिल जाए। सो मिलते हैं अगली लेक्चर में, अगले सेशन में, जहाँ पे मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो ये टॉपिक आपका पूरा रिवीजन के साथ कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।